अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीन। भली करे आया जी आया नू वशत बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और बहुत सारी अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं कि दिन अच्छा गुजरे, जो मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से हल हों। और बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने मसलों को अगर बखूबी हल करते हैं। और मेरे नज़दीक तो भाई अपने मसाइल को कभी किसी से डिस्कस ना करें, ये होता है जी कि आप इश्तिहार लगा रहे हो और सिंपैथी गेन करें। आज के टाइम में लोग हेल्प आउट आपको कम करते हैं और मजाक आपका ज़्यादा बनाते हैं। तो भाई हम डेली बेसिस पर आपके साथ अच्छी बात इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं वो अच्छी बात ज़रूर फिट होती होगी और आप लोगों को हेल्प आउट करती होगी बहुत सारी चीज़ें सोचने में, समझने में। और आप दिन के किसी भी पहर में या रात को सोने से पहले एक सेकंड के लिए ज़रूर सोचते होंगे कि सुबह नया दिन में महक और फैसल क्या बात कर रहे थे। तो आज की अच्छी बात यह है कि अहमकों से कभी बहस मत करो, वो तुम्हें घसीट कर अपने लेवल पर ले आएंगे और फिर तजुर्बे से तुम्हें मात दे देंगे। क्योंकि जिस शख्स के अंदर मैं और जिस शख्स को ये होता है कि बस मैं ठीक हूँ, मेरे अलावा बाकी सब गलत हैं, वो कभी भी अपनी हार नहीं तस्लीम करता। जी, तो अपना वक्त क्यों ही बर्बाद करना है, बिल्कुल ना करें। और बहस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अगर आप बहस करके किसी को कुछ समझा भी देंगे तो आज के टाइम में कोई अगला बंदा समझता नहीं। क्योंकि अगेन वही फैसल कि हर कोई समझता है कि मैं अक्ले कुल हूँ, जो पता है मुझे पता है, सामने वाले को। मुबाहिसे और दलील का एक बहुत सुनहरी उसूल होता है कि या तो आप कन्विंस कर दें सामने वाले को या कन्विंस हो जाए। लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को, जैसे महक ने कहा, कि अक्ले कुल समझते हैं, वो कन्विंस नहीं होने वाले। ठीक है, तो छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में जदीद ट्रैफिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया गया है। अब ये क्या चीज़ है, कौन ये लोग कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस और निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अली मोहम्मद अहमद के जिनकी कोलैबोरेशन से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। तो उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। और अली, आपको भी जो है तालिब इल्म मोहम्मद अहमद, आपको भी बहुत बहुत जो है कांग्रेट्स हम करते हैं कि आपका बीइंग अ स्टूडेंट ये प्लान माशाल्लाह से इंतज़ामिया ने लिया है। तो पहले तो कमिश्नर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये सिस्टम कैसे है, क्या है, कैसे नफ्स किया गया है और इससे ट्रैफिक की रवानी में कैसे बेहतरी देखने में आ सकती है? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वन ऑफ इट्स काइंड एक कोलैबोरेशन है जो इस्लामाबाद में होने जा रही है। ओके। हमने ये नस्ट के स्टूडेंट्स का एक मॉडल जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, उसको हम पायलट स्टेज के ऊपर इस्लामाबाद में भी इस वक्त एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि उसका हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मैनी एडवांटेजेस दैट वी सी कमिंग आउट ऑफ इट। सबसे पहले तो ये कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोलैबोरेशन होगी किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ। स्टेट का एक बड़ा मेजर फंक्शन ये होता है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करे और उसके लिए जो हमारी एकेडेमिया है उसके साथ हमारा एक लाइजॉन जो है वो होना चाहिए। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि नस्ट के इन बच्चों का ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम कंसीव कर रहे हैं कि ये एक बहुत ब्रेक थ्रू होगा हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्लामाबाद में। और इसी को अब हम पायलट करके इंशाल्लाह ताला इसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ट्वीक करके, क्योंकि ये बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया है और बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसको कि ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम है जिसके अंदर कैमरे की मदद से गाड़ियों की जो वॉल्यूम है उसको डिटरमिन किया जा सकेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हर साइड पे जो सिग्नल है वो किसी फिक्स टाइम के ऊपर मूव करेगा। और बहुत सारी आपने देखा होगा, ख़ुद भी नोट ऑब्जर्व किया होगा कि समटाइम्स ऐसे होता है कि एक साइड के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं खड़ी हुई होती, लेकिन चूंकि वो टाइम्ड प्रोग्राम्ड होता है जो सिग्नल का ग्रीन होना है, उसकी वजह से दूसरी साइड के ऊपर लोगों का टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है और फ्यूल भी ज़ाया हो रहा होता है। और ऑब्वियसली समटाइम्स आप किसी इमरजेंसी में होते हैं तो प्रीशियस लाइव्स भी एट स्टेक होती है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया है जिसमें कैमरों की मदद से हम गाड़ियों के वॉल्यूम को डिटरमिन करेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो सिग्नल वो मूव हो जाया करेगा, या ग्रीन या रेड ऑब्वियसली। और एक जो और अच्छा फीचर है इसके अंदर वो ये है कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकेगा प्री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू
कि अगर किसी सिग्नल के ऊपर लेट से कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको फौरी तौर पर उस सिग्नल को जो है वो ग्रीन किया जाएगा ताकि वो जो इमरजेंसी व्हीकल है वो वहाँ से गुजर सके। ठीक है। इसका बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस इन बच्चों ने किया हुआ है जो कि बड़ा इम्प्रेसिव है, जिसमें कि क्या माइलस्टोन्स हम अचीव करेंगे, किस तरह से फ्यूल की सेविंग होएगी, टाइम की सेविंग होएगी, कार्बन एमिशंस की सेविंग होएगी, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त हम इसको पायलट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करके पायलट कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर थोड़ा बोझ डाला जाए। पायलट कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अहमद जो है जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद मुझे बताएं कि ये किस तरीके से आप लोगों ने पूरा बनाया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, बिकॉज यू आर द क्रिएटर, तो आप प्लीज़ गो ऑन। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि उस्मान साहब ने बोला, सॉफ्टवेयर इसका हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, आप जैसे कहते हैं कैमराज यूज़ करके, जो आपके आम सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, हमने एक रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल था, कैमरास कंट्रोलर, उनको यूज़ करके कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जो कि गाड़ियाँ में देखता है, आपकी एम्बुलेंसेस देखता है कि एम्बुलेंस आपकी सिग्नल पे आ गई है तो उसको प्रायोरिटी में वहाँ से निकाला जाए। जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एम्बुलेंस खड़ी है सिग्नल पे, साइड में जा रही है, और वो आपको एक दिल खराश सा मंजर होता है बहुत ज़्यादा ना। तो वो जब हमने भी देखा तो प्रायोरिटी पे हमने वो वाला इशू उठाया कि एम्बुलेंस वाला हमने इसको ना काम इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इस तरह ये शुरू हुआ। फिर करते करते हम नस्ट और CDA का फिर वो कोलैबोरेशन हुआ और इन्होंने इशू टेकअप किया, और ख़ास तौर पर जब हमने उस्मान साहब को प्रेजेंट किया तो हमारा एक कॉमन विजन है आगे का। हम इस्लामाबाद को एक मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया में, जिस तरह दुनिया के टॉप नॉच शहरों में ऐसे सिस्टम्स लगे होते हैं, हम वो वाला सिस्टम यहाँ पे लाके लगाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी, जो पेडिस्ट्रियन होते हैं, पैदल चलने वाले लोग, ट्रैफिक सिस्टम अमूमन देखा जाता है कि ये गाड़ियों के लिए सिर्फ, लेकिन सिग्नल सिस्टम, लेकिन जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको भी हमें अकोमोडेट करना होता है कि जब वो बटन दबाएं तो उनको गुजरने का रास्ता दिया जाए। एक शहर आम पैदल चलने वाले शहरी के लिए भी होता है, गाड़ियाँ तो सिर्फ 1 से 2% लोगों के पास होती हैं। बिल्कुल सही बात तो वो भी इसमें अकोमोडेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह चेयरमैन साहब और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ विजन एंड कमिटमेंट, और इंशाल्लाह हम भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी नहीं हटेंगे, और इस्लामाबाद की हम शक्ल बदल देंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो प्लान्स हैं आपके, उसमें यकीनन ये भी होगा, अब जैसे आगे हम देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है और इस्लामाबाद वो शहर है जहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपको पता है कि ट्रैफिक उस लिहाज से मुतासिर होती है, जैसे कि कराची में इस तरह का निज़ाम नहीं है। तो प्लीज़ इस लिहाज से अगर ये सिस्टम काम करे तो वो भी बताएगा, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसको हम उस टाइम पर लॉन्च करें जब सर्दी इस्लामाबाद में आ चुकी हुई है। हाँ, एग्जैक्टली। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब ये जब कोई चीज़ भी डिप्लॉय होती है उसके टेस्ट्स होते हैं, हमने उसके फेजेस रखे होते हैं, पहले ये टेस्ट सक्सेसफुल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अभी तक जितने भी टेस्ट हमने रखे थे, क्राइटेरियाज रखे थे, वो हम CDA के साथ, क्योंकि हमारे डिलीवरेबल्स होते हैं, हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, क्या उसमें चीज़ काम करेगी कि नहीं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही परफॉर्म करता है सिस्टम। और फॉग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ या वेदर की, वो जब सिस्टम डिप्लॉय होता है तो हम देखते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस उसमें कैसे, और ये एक्सटेंडेबल सिस्टम है, मतलब कि अगर मैंने कैमरा लगाया हुआ है उसकी रेंज एट वर्स्ट 300 फीट है या 500 फीट है, हम उसके आगे उसी रेंज के आगे कोर कैमरा लगा के उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 1000 फीट तक। तो हमारे पास ये बहुत बड़ा एज है, क्योंकि ये सिस्टम पाकिस्तान में पहले कभी बनाया नहीं गया, हमने खुद बनाया है। सॉफ्टवेयर इन हाउस है, लोग बनाने वाले बहुत टैलेंटेड, टॉप नॉच, पाकिस्तान का सारा टैलेंट हमारे पास नस्ट में आता है, उसमें से लोग सिलेक्टेड होकर इस टीम में आए हैं, और वो टैलेंट फिर हम खुद इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ चेंज करनी हो, एक्सटेंड करनी हो, बेहतर करनी हो, क्योंकि मॉड्यूलर डिज़ाइन है, इसमें चीज़ें ऐड करते जा सकते हैं साथ साथ। अच्छा अहमद, ये भी मुझे बताइएगा कि आपने एक तो क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा कि कार्बन एमिशन जो है उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए, वी ऑल नो कि SDGs के गोल्स हैं कि जी कार्बन एमिशन कट करनी है, ये आपके सिस्टम के थ्रू कैसे हम इसको कर सकते हैं, ये बताइए ज़रा। ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। आप जो भी बंदा गाड़ी चलाता है सड़क पे, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकेगा कि आपको रेड लाइट दी गई होती है और एक ऐसी रोड को ग्रीन लाइट दी गई होती है जिस पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। सही है। ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि जब हम उसको ग्रीन लाइट देते हैं ना, जिस रोड पर ट्रैफिक नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनको हमने रेड दिया हुआ है, उससे हम कहते हैं एक्सेस रेड टाइम या वेस्टेड रेड टाइम।
वो टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी, यानी उन गाड़ियों को रेड दे के खड़ा करने की ज़रूरत नहीं। वो जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो जो बेसिकली वेस्टेज हुई है, फॉर इंस्टेंस अगर 20 सेकंड के लिए या 15 सेकंड्स के लिए वो गाड़ी खड़ी हुई है, 50 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एक लूप में 15 सेकंड्स के लिए, अब वो उन्होंने खड़ा होकर फ्यूल वेस्ट किया। गाड़ी तो बंद नहीं करते हम, स्टार्ट ही खड़ी होती हैं। और ये अगर एक साइकिल में हो रहा है तो घंटे में आप हिसाब लगा सकते हैं कितनी देर के लिए वो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं और एक दिन में कितनी दफ़ा हो रही हैं। इसको आप कैलकुलेट करें, एक्सट्रैपुलेट करें, ये 100 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस बनती हैं पर जंक्शन। तो अगर आप इसको रिड्यूस कर लें तो काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट आ सकता है आपकी कार्बन एमिशन पे। राइट। अच्छा कैप्टन साहब, अब ये हमारा जैसे कि इस तरीके की चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं, मैं यकीनन इस पे तो बात करूँगा, निज़ाम और ये सारी चीज़ें, लेकिन हमने देखा है कि जो हमारा अपना इंतज़ामी निज़ाम है उसमें कई अरसे से कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन अगर हमारी इंतज़ामिया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे जो यूनिवर्सिटी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मज़ीद कोलैब करें तो ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बल्कि दीगर चीज़ें भी हम बहुत सारी ऐसी ला सकते हैं कि जो हमारे माशरे के लिए कारगर साबित हो सकती है। देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है स्टेट का। मैंने जिस तरह पहले भी कहा, हम अपनी रोज़मर्रा की इन चीज़ों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन आप पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब दुनिया में जहाँ भी आप लेके जा रहे हैं उससे आपकी गवर्नेंस के अंदर, आपके डिलीवरेबल्स के अंदर, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो इसमें तो पहली बात कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अब एक नया हमें डायमेंशन दे रही है काम करने के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने का, देखें पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कम नहीं है, टैलेंट की कमी हमारे पास नहीं है। ये जो गैप है ना बिटवीन द स्टेट एंड द एकेडेमिया, इस गैप को हम इसी रिसर्च के थ्रू, इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी फील्ड के अंदर रिसर्च भी करते हैं और इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स बना के इनकी डेवलपमेंट भी मुख्तलिफ चीज़ों की करते हैं। तो जब तक स्टेट इनके साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी, इनके पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर करके मार्केट में नहीं ला सकेंगे। मेरा ख्याल है कि ये दिस शुड सर्व एज एन एग्जाम्पल। ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारा एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है हमारी डे टू डे लाइफ का। रोज़ाना जब लोग सड़क पे बाहर निकलते हैं तो अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट ना हो तो आपको पता है कि पूरा का पूरा दिन आपका मैसी गुजरता है। बिल्कुल। और जब हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, मोटर बाइक्स की बात भी कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों की बात भी कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन की बात भी कर रहे हैं। तो इनको एक अच्छा सिस्टम देना हमारी ज़रूरत थी। लेकिन साथ साथ, और आपको पता है कि पाकिस्तान में वो ये एक साइक्लो स्टाइल तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तो सिग्नल लगा दिया और जब ज़्यादा रश देखा तो किसी ट्रैफिक वार्डन ने आके उस सिग्नल को मैनुअल कर दिया, यानी कि वो लाइट को येलो कर देगा और फिर वो हाथ से उसको चलाना शुरू कर देगा, जो कि ह्यूमन कैपेसिटी है ना, वो कब तक वो काम करता रहेगा। जब वो थक जाएगा तो वो साइड पे चला जाएगा और फिर अपने तौर पर लोग उसको चलाएंगे या वो एक्सीडेंट्स होंगे। और कमिश्नर साहब, हमने ये बहुत जगहों पर देखा है, अगर जहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक है, लाइक जैसे कराची जैसा शहर है या फिर लाहौर जिसकी ट्रैफिक से वैसे लोग बहुत परेशान होते हैं। मुझे ये बताएगा कि जैसे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, पास हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो देन ये इसमें लागत कितनी होगी अगर हम इसी सिस्टम को लाहौर जैसे शहर में या फैसलाबाद जैसे शहर में या कराची जैसे शहर में लाने के बारे में सोचें, तो इस पर लागत कितनी आएगी, कितना महंगा पड़ सकता है? क्योंकि ज़ाहिर इसमें कैमरास के हवाले से बात है, इसमें सॉफ्टवेयर के हवाले से बात है। जी देखिए जी, जारी बात है, एक आदमी को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस करना है। उस आदमी की एक सैलरी है, उसकी एक कॉस्ट है, वो एक शिफ्ट में काम नहीं करता। हो सकता है हमारे पास 3 शिफ्टों में लोग काम करते हों, या ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इशारे हैं जहाँ पे हम तीसरी शिफ्ट में काम नहीं करते, सिर्फ 2 शिफ्टों में काम करते हैं। कुछ ऐसे भी इशारे हैं जहाँ पर हमने ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लॉय नहीं किया हुआ। बहरहाल हमारी एक कॉस्ट है जो इन इशारों को मैनुअल चलाने पे आ रही है। वो कॉस्ट जो हम फ्यूल की शक्ल में ज़ाया कर रहे हैं या टाइम की शक्ल में वेस्ट कर रहे हैं या कार्बन एमिशंस की शक्ल में हमारे एनवायरनमेंट को पड़ रही है, उसकी कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की हुई है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हम नया सिस्टम लाएंगे तो ऑब्वियसली उसको हम अपने एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ ज़रूर कंपेयर करेंगे। टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट है। अब एज पॉलिसी मेकर्स हमने ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी मुनासिब रकम है जो मैंने ये ह्यूमन लाइफ्स बचाने के लिए, लोगों का वक्त बचाने के लिए,
ये लोगों का फ्यूल बचाने के लिए और अपनी इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए लगानी है। उसके ऊपर हम अभी ये जब पायलट कर रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको कि हम अवॉइड कर सकते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में। फिर हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी एनर्जी कॉस्ट को बचाने के लिए सोलर लगा दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पायलट में थ्रू होंगी। और जब ये पायलट अल्लाह करे अप्रूव हो जाए तो ये हम जैसे लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर देगी, जो कि जैसे बड़े शहर जैसे कराची है या फिर लाहौर जैसे शहर है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। बेहद शुक्रिया कमिश्नर साहब आपका, और अहमद आपका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए। अब आपको बताएं कि देखा गया है और हमने अपने माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देख ली है कि पाकिस्तान में तालीम जो बच्चे हासिल नहीं करते वो अक्सर हमने देखा है कि मज़दूर बन जाते हैं, बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी ख़राब होती है और वो ज़िंदगी जो कि वो डिज़र्व करते हैं या जो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है वो उनको नहीं मिलती। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कराची का समुद्री कछुआ म्यूरल के मरकज़ी ख्याल के तौर पर पेश किया गया है। अब इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है, इसके पीछे माइंडसेट क्या है और इस तस्वीर के इसके ज़रिए जो है किस तरह से फैसल बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं, ये एक सवाल है। सब आप बता देंगी तो नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी। ठीक है हमारे साथ। और अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान और जापान के जो सफारती ताल्लुकात हैं उसकी भी माशाल्लाह से 70th बर्थडे है। 70वीं हम सालगिरह है, तो उसको भी हम इसी स्पिरिट के साथ मनाएंगे। हमारे बहुत अच्छे जो इनोकी पहलवान थे उनका पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार वो भी आप सबको याद होगा। तो खैर हमारे साथ जो आज जापान से मौजूद हैं गेस्ट, मायनाज मुसव्विर हैं आर्टिस्ट केंसुके। अस्सलाम वालेकुम। ये बात। और इनके साथ मोइका मौजूद हैं जो कि केंसुकी जितनी बातें हैं वो आप तक पहुंचाएंगी ट्रांसलेट करके। अच्छी उर्दू बोलती हैं ये और बहुत प्यारी। और जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने बाकायदा ये उर्दू सीखी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी उर्दू बोल रही हैं। तो जनाब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम इसलिए बात करें ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनको वो जाएं और जाके इस चीज़ को फैसल देखें। NICH के पास ये म्यूरल बन रहा है तो मैं मोइका मुझे बताइए कि ये क्या है म्यूरल, ये क्या है प्रोजेक्ट, क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। जी हम जापान से आए हैं और अभी आपने बताया कि हमारा पाकिस्तान और जापान के बीच में अभी 70 साल की दोस्ती है। 70 साल के रिश्ता सालगिरह के लिए 70 साल का सालगिरह मनाने के लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने बात भी की कि इससे बच्चों का जो फ्यूचर है वो उसमें थोड़ी बेहतरी आ सकती है। वो बेटरमेंट कैसे होगी, यानी क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें ये अकेले काम नहीं करते हैं, पाकिस्तानी बच्चों के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा। असल में ये प्रोजेक्ट है वो होस्टेड बाय PJCA, पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन, और NICH जिन्ना हॉस्पिटल भी हमें मदद करते हैं, जगह दिया है। तो हम पाकिस्तानी लोग और जापानी लोग सब इकट्ठे काम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं जानना चाहूँगा कि आप केंजो से ज़रूर ये पूछें कि वो क्या बना रहे हैं और अब तक कितना मुकम्मल हो चुका है। और जैसे कि हमें मोइका ने कहा कि उसकी नकाब कुशाई होगी, हाँ, वो भी ज़रा पूछ के बताएं ज़रा हमें। बिल्कुल। ジャパンじplease。この絵のコンセプトとか、今どれぐらい進んでいて、今どういう感じでプロジェクトをこれからどう進めていくか。In English or Japanese? You can. Whenever in any language you are comfortable with. Okay. Now I started this project for one week. Then we will finish until 26th of November. Okay. So we have more 2 weeks. Then yes, many of Pakistan people helping to paint it with us. So yeah, it's going very well. Okay, that's अच्छा। मोइका इसका थीम जो है it's the turtle, right? तो ये थीम को जरा elaborate करें। 亀の亀のコンセプト。そうですね。
で亀のコンセプトは日本のすごくいい意味なので、今からパキスタンと日本がうまくつなげてほしいっていうのと、カラチの象徴として海神を描いて、これから子どもたちを守っていきましょうという意味です。はいजो हम वो पिक्चर में वो मिरार में बनाते हैं कछुआ ग्रीन टार्टल बना रहे हैं और कराची में तो जो होते हैं हमेशा वो ग्रीन टार्टल आते रहते हैं। तो हाँ कराची का सिंबल की तरफ होते हैं वो जानवर, तो ये बना रहे हैं वो कराची का ग्रीन टार्टल। और जापान में बहुत अच्छा मतलब है टार्टल में। वो उसका मतलब है वो जिंदगी का आगे चलते रहे, जिंदगी का आगे चलते रहे, जिंदाबाद। मतलब इतनी खूबसूरत बात है। बहुत सारे हमारे लोग नहीं जानते कि कराची के जो बीचेस हैं वो जो सब्स कछुए ग्रीन टर्टल, वहाँ पे बहुत सारे इदारे ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनकी हैचिंग होती है। बाय द वे सीज़न स्टार्ट होने लगा है। पिछले साल हमने इसी सीजन में जाके एक जगह से एक पूरा सेगमेंट भी किया था यस ग्रीन टर्टल। तो हमारे जो ग्रीन टर्टल है ये जो आप लोगों ने पिक किया है, दिस शोज़ कि कितनी रिसर्च करके आए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना इसका हाइट है, कितना लंबा पूरा ये म्यूरल बनेगा? हाँ तो हाइट 10 मीटर है, तो 10 मीटर में वो टार्टल बना रहे हैं और योको नो नागा 7 मीटरぐらい 60 मीटर है। अच्छा 7 तो 7 यस। ये एक और ये सबक है हमारे लिए। आप दीगर ममालिक में जाएं, यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, तो वहाँ वो लोग अपनी दीवारों से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो उनको गंदा नहीं करते। डिफरेंट आर्ट वहाँ पे ग्राफिटी आर्ट बनाई हुई होती हैं। यू टॉक अबाउट जापान, यू टॉक अबाउट टर्की, वहाँ की दीवारें इतनी खूबसूरत होती हैं और हम जो हैं वो हार्डली व्हाट डू वी डू, बट थैंक्स इसमें हम एक अलग सेगमेंट करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ मोइका केंसोके और इनके दीगर जितनी भी टीम है वो खुद ये काम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जो छोटे बच्चे आते हैं वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या आप बच्चों को खुद लेकर आते हैं कि भाई आप आएं और आके जो है हमारे साथ पेंटिंग करें, इसका हिस्सा बने? तो हम रिक्वेस्ट किया है वो हॉस्पिटल बंदे को और हमारा होस्ट PJCA बंदे को। अच्छा। तो वो लोग वो कराची का जो स्कूल जो होते हैं तो वो स्कूल से बुलाते हैं। ठीक है। तो हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप बता रही हैं कि 26 नवंबर को ये मुकम्मल हो जाएगा। जी 26 को नकाब खुशाई का उसी दिन हाँ नकाई खुशाब में वो सबको दिखाते हैं, वो मिरार मुकम्मल हो जाता है तो वो क्या कहते हैं मिरार दिखाएंगे और उसके बाद रिसेप्शन भी होगा। अच्छा ठीक है, सही है। ओके सो मैं ज़रा केंसो के से बात करूँ। सो केंसो बाय द वे अगर हम केंसो को दिखाएं तो केंसो इज इन हिज यूनिफॉर्म, वो जो होती है डांगरी। एंड बाय द वे यू आर वेयरिंग लवली स्नीकर्स एज वेल। Yes. Yeah, beautiful. Yes, I painted by myself. So Kenzo, what do you do other than this? Like are you a professional artist? Yes. And this is your source of living. Yes, it's I also working as an artist in Japan, and then this project is like every year one time I visit one country, and then like still now I painted like 5 countries, and this is the 6th time. Oh wow! 6th time. Which other countries have you been? The first one was in Kenya, then East Timor, Ukraine, and Ecuador, Haiti, and then this is Oh wow, that's brilliant. And choosing Pakistan is again a very good thing. So let's now थोड़ी सी हम बात करते हैं। जब भी कोई फॉरेनर आता है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, हम उनसे ज़रूर ये पूछते हैं कि खाने में क्या कुछ खाया। तो प्लीज़ टॉक अस थ्रू दिस। What local cuisine have you tried yet? Okay, I really loved Pakistan food, and then the biryani was very nice, and then I really like to have a chai. Chai and very good sweets,
चाय चाहिए, everybody spoke and यार पाकिस्तानी आपने ना जापानियों को भी चाय पे लगा दिया हर किसी को ये सिखा दिया चाय चाहिए। तो मुझे आपको क्या पसंद है? आप तो माशाल्लाह 2018 में भी आई थी, तो क्या पसंद है स्पेशली कराची के खाने में? कराची के खाने में मैं निहारी भी खाती हूँ, कढ़ाई भी खाती हूँ, कबाब भी, सब कुछ पसंद है सबको। और ये स्पाइसी नहीं लगता? स्पाइसी है क्योंकि जापानी खाने में कोई स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमें लगता है ये स्पाइसी खाने के लिए आप पाकिस्तान आती हैं जी। सही सही, तो बड़ी ज़बरदस्त, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और 26 नवंबर को जनाब ये मुकम्मल भी हो जाएगी और इसका बेसिकली मकसद ये है कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर किस तरह बनाना। ये एक सोच है जो कि ये पिक्चर एक सोच की अक्कासी कर रही है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से। आप दोनों का शुक्रिया। एंड आई डोंट नो हाउ टू से इट इन जापानीज बट आई विल ट्राई। अरिगातो गोज़ाइमासिता। शुक्रिया, अरिगातो। यस, थैंक यू सो मच। केएमसी के 38 कब्रिस्तान हैं, इनमें तदफीन के लिए ज़मीन ख़त्म हो गई है। केएमसी के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज मज़हर खान हैं, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, पहले ये सुन लेते हैं, फिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मोहम्मद अली हफीज़ जो है वो मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं। पहले ज़रा गुफ्तगू सुनते हैं। शहर के जो कब्रिस्तान है उनमें जगह नहीं है, और हमारे पास जो कब्रिस्तान है जो जिसको बल्दे-ए-उज़्मा कराची डील करता है वो 38 हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट को लेटर्स वगैरह लिखे हैं और उस पर मुसलसल चीज़ें चल भी रही हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एग्री भी किया है हमें लैंड देने के लिए। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें ज़मीन दे दें ताकि नए ग्रेवयार्ड जो है उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। ऑफिशियल तो हमारे पास ज़मीन ख़त्म हो गई है, ऑफिशियल तो हम ज़मीन दे नहीं सकते, है नहीं हमारे पास। अब ये है सिलसिला। और जहाँ तक गोरखन का है, वो गोरखन जो केएमसी के एम्प्लॉई नहीं है, वो अगर कुछ करते हैं तो उसको देखा जा सकता है कि वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और 2-1 लोगों को हमने जो है वो रंगे हाथों पकड़ा भी है, उनके खिलाफ एक्शन भी किया है, तो हम चीज़ों कर रहे हैं। लेकिन इस मसले का हल ये है कि लैंड दे दी जाए ताकि नए कब्रिस्तान जो है वो इस्टेब्लिश किए जाए। हमने हर डिस्ट्रिक्ट पे 400 एकड़ ज़मीन मांगी है, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और साउथ है, उसमें तो बहरहाल लैंड नहीं है। बाकी जगहों पे जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किया है, कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जगह देख रहे हैं, अगर जैसी जगह कोई अवेलेबल होती है तो वो हमें वो जगह देंगे। चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे भी ये बात हो चुकी है और वो एग्री करते हैं रेवेन्यू बोर्ड वाले कि हाँ हम आपको ज़मीन देंगे। तो मैसेज है बड़ा स्ट्रेट कि कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म हो गई है। लेकिन हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ अस्सलाम वालेकुम। ये तो कह रहे हैं कि जगह ख़त्म हो गई, इससे पहले भी मुझे याद है सखी हसन कब्रिस्तान बड़े बड़े बैनर्स लग गए थे वहाँ पे आज से 5, 6, 7 साल पहले कि जी ख़त्म हो गई है जगह। ये ख़ुद भी मदर साहब कह रहे हैं अंडर द लाइन कि ऑफिशियली ख़त्म हो गई। ऑफिशियली ख़त्म होने का क्या मतलब है? और जब एक बार किसी कब्रिस्तान के आगे ये लग जाता है बोर्ड के जी जगह ख़त्म हो गई, तो वहाँ पर दफनाना बंद हो जाता है? फैसल, एक तो ये इनका मौक़िफ़ आ गया बल्दिया-उज़्मा कराची के हुकाम का कि भाई बल्दिया-उज़्मा कराची की 38 कब्रिस्तान है कराची में, यहाँ पर तदफीन के लिए जो है वो ज़मीन ख़त्म हो गई है। लेकिन जो हमने सर्वे किया है, इनसाइड स्टोरी ये है, अंदरी खबर ये है, किसी एक कब्रिस्तान में केएमसी के ना कोई बोर्ड लगा है कि जगह ख़त्म हो गई, ना बैनर लगा है। अब मज़े की बात यह है कि कब्रिस्तान में वैसे तो जगह नहीं है तदफीन की, जो ऑफिशियल बयान है, लेकिन आज भी गोरकन जो है, जो केएमसी हुकाम कहते हैं कि हमारे मुलाजमिन नहीं है, मगर 2-2 लाख की 3-3 लाख की कब्र जो है उसके लिए जगह निकाली जाती है, तदफीन करवाई जाती है। केएमसी के कब्रिस्तान में एक ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये कारोबार चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। मिसाल के तौर पे तारिक रोड पे सोसाइटी में कब्रिस्तान है, वहाँ पर जो है लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 1.5-2 महीने पहले उन्होंने तदफीन किए 2.5 से 3 लाख रुपए गोरकन को दिए, सिर्फ इस वजह से कि उनके वालदैन की कब्र वहाँ करीब थी, तो उनको जो है वो उन्होंने अपनी जगह निकालने के लिए गोरकन को दिया। तो भाई जब जगह ख़त्म हो गई है तो ऑफिशियल जब ये स्टेटमेंट आ गया है तो ये क्यों? अगर जब हमने इनसे बात की केएमसी हुकाम से, उनका कहना है गोरकन हमारे नहीं है, हमने 2 गोरकन को जो है रंगे हाथों पकड़ा है। तो भाई जब ज़मीन ख़त्म हो गई है तो वहाँ पर तदफीन किस तरह की जा रही है? तो एक बैनर बल्दिया-उज़्मा कराची ने क्यों नहीं लगाया किसी भी कब्रिस्तान के अंदर? और अब जो ज़मीन का मामला है
तो होना तो ये चाहिए था। दुनिया भर से हमने सीखा क्या है, केएमसी का जो महकमा कब्रिस्तान है, ऐसा लग रहा है ना कॉल पे होना तो ये चाहिए था कि सिस्टम होता और पहले ये कोशिश करते कि भाई जगह खत्म हो रही है, इनको पहले एहसास होना चाहिए था। कहते हैं एहसास मसला है, संगीन मसला है, तो पहले काविश करनी चाहिए थी ना हुकूमत सिंध से, पहले ज़मीन मांगनी चाहिए थी। अब जब जगह ख़त्म हो गई है तो कह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हमने जगह मांगी है, जगह कब मिलेगी, नए कब्रिस्तान कब बनेंगे, ये एक अलग मसला है। लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसका फ़ायदा महकमा कब्रिस्तान में जो हुकाम तैनात हैं केएमसी के अरसे दराज से, वो गोरकन को सरपरस्ती करते हैं और गोरकन कब्रों के जो तदफीन हुई हुई है उसी के ऊपर जो है तदफीन की इतलात भी बड़े शवाहिद के साथ आ रही है, शिकायत भी आ रही है। खुद केएमसी अफसर के कहना है कि 2 हमने गोरकन पकड़े हैं। लेकिन अहम बात ये, कब अराजी मिलेगी नई जगह पे, कब कब्रिस्तान नए बनेंगे? तो ये जो कब्रिस्तान है 38, क्या इनमें कब्रों के ऊपर कब्रें बनाई जा रही हैं? एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, जो कि मदर साहब ने भी कहा कि जी जो हमारे नहीं है, केएमसी के अंडर नहीं है, वो ये काम करते हैं। कब्रिस्तान केएमसी के अंडर है सर, कब्रिस्तान केएमसी के अंडर है। जी। अगर वहां पे कोई इस तरह की चीज हो रही है तो केएमसी कार्रवाई नहीं करेगा, चाहे वो आपके अंडर काम करें या ना करें। सबसे बड़ी बात ये कि एक आराम से इन्होंने हाथ खड़े कर दिए केएमसी हुकाम ने कि भाई कि वो गोरकन जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार हैं? आपकी लैंड है, आपकी कब्रिस्तान है 38, इसके अलावा जो दीगर हैं वो दीगर अंजुमनों के हैं, फलाई इदारों के हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप बात कर लें शहर के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, सकी हसन कब्रिस्तान, सोसाइटी कब्रिस्तान, मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान, कोरंगी कब्रिस्तान, ये तो केएमसी के हैं ना, केएमसी यहाँ की जिम्मेदार है ना। तो भाई बोर्ड क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों जो है शहरी जब अंदाज़ा मैयत होती है, इंतकाल होता है, तो यहाँ रब्ता करते हैं? आपके ऑफिसर्स होना चाहिए यहाँ पर। होना तो ये चाहिए था कि मोबाइल कॉल पे एक नंबर होना चाहिए था, एक नंबर होना चाहिए था कि भाई यहाँ पर कंप्लेन पर रब्ता करते कबर के लिए। लेकिन वो रब्ता तो जब करेंगे जब जगह होगी। अब जगह इन्होंने मांगने में सुस्ती की है, केएमसी की ये मामला है, तो लाल से काम लिया। हाँ बस ये सूरत है। बहुत शुक्रिया अली हफीज़। तो ये सेगमेंट जो है, इस शायर जो इस हवाले से शायद फरमाता होगा, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये सूरत हाल है कि बैक ऑफ द रिकॉर्ड ये हो रही है बातें कि 2.5 लाख जो है वो देने पड़ रहे हैं अपने प्यारों को दफनाने के लिए। वेलकम बैक। खून से जुड़े अमराज पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फैलने लगे हैं। जहां एक जानिब मासूम बच्चे थैलेसीमिया का शिकार होते हैं, वहीं ख़ातीन भी खून से जुड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं। और इवन ये हमारी मर्द हो या ख़ातीन हो, दोनों में यकसा ये मर्ज़ जो है वो हेरिडिटरी यानी कि मौरूसी भी पाया जाता है और फिर लोग उसको डेवलप भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी शरह क्या है और इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? क्या वाकई बचा जा सकता है या फिर मामला जो है वो हमारे हाथ से आगे निकल चुके हैं? इसके लिए आज हमने मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल डायरेक्टर NIBD और कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुनीरा बुरहानी साहिबा। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ही अहम ये मौजू है। लोग जो है हमारे मुल्क में वैसे ही सेहत पे अपनी इतनी तवज्जो देते नहीं हैं, जो कि अगर बेसिक हो। अब ये तो फिर एडवांस लेवल की चीज़ें हैं ना, तो हमने इसीलिए आज कोशिश की कि हम लोगों में ये अवेयरनेस फैला सकें कि अगर तो इस तरह की कोई चीज़ आपको है या इस तरह की चीज़ आपकी फैमिली में है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं या उसको पहले से स्क्रीन कैसे कर सकते हैं। तो मैम बताइए, पाकिस्तान में जब हम स्पेसिफिकली बात करें, कौन से वो खून के अमराज हैं जो बहुत कॉमन है? शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि हमारे मुल्क में जो मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी विटामिन्स की कमी। क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा सेहत पे फोकस नहीं होता, हेल्थ पे इतना फोकस नहीं है, तो इस वजह से ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है ब्लड डिसऑर्डर्स में। फिर हम इनहेरिटेड की बात करें, जिसको हम मौरूसी ब्लड डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन इज़ द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की शरह पाकिस्तान में जो कैरियर रेट है अराउंड 5 to 7% है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो यही करते हैं कि अवेयरनेस पैदा करें ताकि शादी से पहले ये सारी चीज़ें हों, ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। क्योंकि रोकना आसान है बनिस्बत इलाज करने के,
इलाज में ज़ाहिरी बात है एक माँ बाप की जितने परेशानी होती है वो आप सोच सकते हैं कि ब्लड अरेंज करना कितना मुश्किल है। हर दफ़ा एक दफ़ा की बात नहीं है, बार बार उनको ब्लड लगाना है बच्चे को थैलेसीमिया की वजह से, तो वो बहुत मुश्किल है। इमोशनल स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, फिर दूसरा फाइनेंशियल, एब्सोल्युटली बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि ब्लड हर दफ़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसको हम इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है, रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जो ख़ास तौर पर आपस की फैमिली मैरिजेस की वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू जो दुनिया भर में। सही, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर हम एक्वायर्ड ब्लड डिसऑर्डर्स की बात करें जो बाद में होते हैं, उसमें एप्लास्टिक एनीमिया इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। एप्लास्टिक एनीमिया का एक वो वेरिएंट भी अवेलेबल है जो इनहेरिटेड है, यानी वो मौरूसी है। तो इन सब ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो। जिस तरह हम ब्लड कैंसर्स में कहते हैं कि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा इतना जल्दी क्योर हो सकता है, सेम चीज़ इस ब्लड डिसऑर्डर्स में है कि जितना आप प्रॉपरली और अर्ली डायग्नोसिस करेंगे इतना जल्दी आसान है उसको ट्रीट करना और क्योर करना। अच्छा, हम जो देखने वाले हैं हमारे उनके लिए थोड़ा सा अगर आसान कर दें, एनीमिया वो मैम कंडीशन है जिसमें जो रेड ब्लड लाल खून की कमी वो कम होना शुरू होता है, और हीमोफीलिया इज़ ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें जो कोगुलेशन के फैक्टर्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है, और ये मौरूसी है। अच्छा, अब मैं ज़रा मैम कुछ ख़ातीन की मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। ख़ातीन जो हैं शादी होती है तो फिर एक्सपेक्ट करती हैं, और जो हमारी हामला ख़ातीन होती हैं उनके लिए ये कितना ज़रूरी है कि जहाँ वो दीगर चीज़ों का ख्याल रख रही हैं वहीं अगर तो एक तो पहली बात उनकी फ़ैमिली हिस्ट्री है, दूसरी बात अगर उनकी फ़ैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो वो अपनी ये वाली जो ब्लड डिजीज़ वाली स्क्रीनिंग है वो ज़रूर कराएं। ये कितना इम्पॉर्टेंट है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आप सिंपल एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको हम CBC कहते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन ठीक है या नहीं है, और हमारे यहाँ ख़वातीन मेजॉरिटी एनीमिक है। मेजॉरिटी एनीमिक है। ओके, ये मतलब कि जो हमारी ज़्यादातर ख़ातीन है उनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी है। बिल्कुल। अच्छा मैम, व्हाई इज़ दैट सो? ये न्यूट्रिशनल मसला है या मेन न्यूट्रिशनल मसला है, मेन न्यूट्रिशनल है, क्योंकि हम अपनी सेहत पे फोकस्ड नहीं हैं। हम दूसरी चीज़ों पे तो फोकस्ड हैं, चीज़ें यानी बाज़ार जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम अपना हेल्थ को बिल्कुल भी निगलेक्ट कर देते हैं। एक सिंपल आप ब्लड टेस्ट करवाएं और अगर कोई अलामात हैं तो आप फ़ौरन उसको जाके डॉक्टर से रुजू करें और सही डॉक्टर के पास जाएं जो उसका प्रॉपर इलाज हो सके। अगर हम टाइमली ये चीज़ों को मैनेज कर लें ये तो सारी क्योर होने वाली चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमने मर्द और औरतों की तो बात की, जो सबसे दिल को दहला देने वाले मनाजिर होते हैं वो छोटे बच्चे जिनको ड्रिप लग रही होती है हर हफ्ते, हर महीने वो जा रहे होते हैं, थैलेसीमिया पेशेंट्स हो जाएं या इवन फॉर दैट सेक जिन बच्चों को अगर ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे हीमोफीलिया है, रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, उनमें भी यही है। तो मैम मैं उनसे आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो ब्लड डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आई रिमेंबर करेक्टली कोरोना के दौर में हमारे पास गेस्ट्स आए थे और उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि आप लोग निकलें और खून दें क्योंकि हमारे यहाँ खून की कमी हो रही है। लोग निकल नहीं रहे थे घरों से बाहर। हमारे यहाँ ये सेक्टर कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है या कितना ज़्यादा मज़ीद डेवलप होने की ज़रूरत है? हमारे यहाँ ये सेक्टर जो है डेवलप हो रहा है। अभी मैं ये कहूँगी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से RBCs बनाए जा रहे, रीजनल ब्लड सेंटर्स, ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि ब्लड बैंक्स में आप मेजॉरिटी देखें कि एक्सचेंज ब्लड डोनेशन है। एक्सचेंज का मतलब ये होता है जब पेशेंट एडमिट होता है तो उनके पेरेंट्स, उनके लवाहिकीन ब्लड डोनर्स अरेंज करते हैं। वॉलंटरी डोनेशन का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को बार बार कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन अभी भी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पाकिस्तान में बहुत कम परसेंटेज है, अराउंड 10% के आसपास है। वो कोई ख़ास दिन आ गया तो उस हिसाब से बिल्कुल, जब कोई ब्लड डोनर डे हो गया, ठीक है, कोई बीमारी का ख़ास दिन हो गया तो फिर हम जो है पब्लिसिटी के लिए उस तरह करके ब्लड डोनेशन हो जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लोग नहीं होते
होते हैं ब्लड डोनेशन देने के लिए। मैम, जब भी बीमारी की बात करते हैं हम तो सबसे पहले हमारे जहनों में खर्चा आता है, ठीक है ना। सीबीसी का तो इतना खर्चा नहीं है, वो तो आप जाएं ब्लड काउंट करा लें, वो तो इजी पीजी है। ब्लड रिलेटेड जो डिजीज़ है पाकिस्तान में वो कौन सी ऐसी हैं कि जिनका क्योर बड़ा महंगा है? देखिए, मेरा सिंपल सी बात ये होती है, अगर आप टाइमली डिजीज़ को पकड़ लें, उसको पिक कर लें, डायग्नोस कर लें, तो क्योर भी आसान होगा। लेकिन जितना हम डिले करते हैं चीज़ों को लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, जब कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो पेचीदगियाँ होती हैं और उसका जो है ख़र्चा भी बढ़ता है, आउटकम भी बुरा होता है। इन शॉर्ट बात ये है, चीज़ें महंगी ज़रूर है। जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट डायग्नोसिस के फ़ौरन करवा लें, अर्ली जितना हो जाए, तो उसका ख़र्चा कम आएगा। लेकिन जितना हम डिले करते रहेंगे, उसको लेते रहेंगे, तो उसका आउटकम भी कम होगा, ख़र्चा भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा आएगा बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। वैसे तो अल्लाह ताला सबको बीमारियों से महफूज रखे, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर तो खुदा ना खास्ता आपके नसीब में कैंसर लिखा है, खुदा ना खास्ता खाकम बदन, तो आपको जो है वो ऊपर कहीं किसी हिस्से में हो जाए जो कि रिमूवेबल हो और अर्ली स्टेज का हो। ब्लड कैंसर इज़ आई गेस द वन ऑफ द वर्स्ट टाइप्स। तो ब्लड कैंसर तो जाहिर बात है, ब्लड हर जगह इंसान के जिस्म में, आप किसी एक जगह पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यहाँ होगा, मुंह पे होगा या यहाँ होगा। ब्लड इज़ लाइक आई थिंक लाइक गाड़ी जैसे पेट्रोल होती, इस तरह इंसान सरवाइव नहीं कर सकता ब्लड के बगैर, यानी ज़िंदगी ब्लड से है जुड़ी हुई, ठीक है। तो जितना ब्लड के टेस्ट से आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक सिंपल सीबीसी का टेस्ट होता है जिस पे हम पिक कर लेते हैं कि इस पेशेंट को आगे क्या टेस्ट करने की ज़रूरत है। लेट सपोज कि वो ब्लड कैंसर है, तो फिर हम उसको बोन मैरो बायोप्सी एडवाइस करते हैं फॉर द डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस उस पे हो जाता है बोन मैरो बायोप्सी के ऊपर। और ये डे इन प्रोसीजर है, वॉक इन होता है, कोई उसके लिए फास्टिंग की या कोई प्रिपरेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस कोई बच्चा हो जो हमारे कमांड्स को फॉलो ना कर सकता हो, तो उसमें हमें इश्यूज़ आते हैं, तो उसको बेहोश करके छोटी सी बेहोशी दे के हमें बोन मैरो बायोप्सी करनी पड़ती है। अच्छा, मैं दोबारा फोकस शिफ्ट करूंगा ब्लड डोनेशन की जानिब। पुराने मतलब लेट 80s में जिस वक्त माएँ बच्चों को जन्म दे रही होती थी, उस वक्त शायद इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि जी ब्लड ग्रुप मैच करके आप करें, या उस वक्त तो पता है बड़ी औरतों ने उसके बाद इस चीज़ के बाद ऐसी डिजीज़ कैरी की हैं और वो आज कहती हैं कि देखो अगर उस वक्त मैं सही खून चढ़ जाता तो ये मसला नहीं होता। मैं चाहूँगा हमारे प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से आप लोगों को ये अवेयर करें कि अगर आप ब्लड देने जा रहे हैं तो अब खुदा न खास्ता कमी नहीं हो रही है आपके खून में, इट्स हेल्थी। ये हेल्थी कैसे है, दूसरा ये कि देखिए ब्लड अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसी सलाहियत रखी है कि हर 2-3 महीने में नया खून बन जाता है जी। और बच्चों में तो जल्दी बनता है, ठीक है, बड़ों के मुकाबले में। तो जो हमारा ब्लड डोनेशन का जो क्राइटेरिया है उसमें यही है कि 18 साल से अबव लोग हों, जिनका वेट प्रॉपर हो, इनकी हीमोग्लोबिन अपनी नॉर्मल रेंज में है, वो 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो, और वो हेल्दी हो, किसी ऐसी मेडिसिन पे ना हो जिसकी वजह से ब्लड डोनेशन इफ़ेक्टेड हो, तो हम उन सब का ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। और ब्लड डोनेशन एक हेल्दी अमल है। ब्लड देने से आपका नया खून जल्दी बनता है, आपको डिजीज़ेस कम होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, आपका वेट कम होता है। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के अंदर आप ये देखें कि बेनिफिट है देने में, नुकसान कोई नहीं है। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी होती है या अनहेल्दी होते हैं तो हम उनका ब्लड डोनेशन लेते ही नहीं है, उनको वहीं रिजेक्ट कर देते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ उनकी फ्री स्क्रीनिंग हो जाती है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, उनकी फ्री स्क्रीनिंग होती है इस तरह। तो बहुत अच्छी चीज़ है ब्लड डोनेशन। आपको पता चल जाता है कि ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हीमोग्लोबिन सीबीसी में ठीक है या नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग जो हैं, किसी को कोई स्किन की डिजीज़ होती है, कुछ और होता है, तो वो कहते हैं भाई खून ख़राब है तो ज़रा देख लो, फला दवा खा लो, फला दवा खा लो। ये जो एक लेमैन क्वेश्चन है, खून ख़राब है,
इसका क्या मतलब है? खून खराब कैसे होता है? खून खराब नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक लेमैन बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आपने ब्लड के डॉक्टर से नहीं सुना होगा हीमेटोलॉजिस्ट कहते हुए कि खून खराब है। अल्लाह ताला कैसे कोई चीज़ खराब पैदा कर सकता है, आप खुद सोचें। हाँ, लेकिन उसमें कमियां हो सकती हैं। कमी तो बिल्कुल हो सकती है, वो तो हमने खुद बकी है ना। जब हम प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करेंगे, हेल्दी लाइफ नहीं होगा, हेल्दी डाइट नहीं होगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो जाहिर ही बात है फिर ये सारे अलामात तो होगी, अनहेल्दी चीज़ें होंगी। तो इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूटेड है, हम जंक फूड्स की तरफ माइल हैं, और प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं है, टाइमिंग्स नहीं है। वो चीज़ें जो खून बढ़ाती हैं वो हमने खानी नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो फीमेल्स जो हैं, जब वो एक्सपेक्ट करने के टाइम पे उनको डॉक्टर्स ने ये तक भी कहा है कि जी आप जाएं, अब आप कच्ची कलेजी चबाएं, कि इतनी आपकी खून की कमी हो गई है। तो इससे पहले कि आप पे ये वक्त आए, आप लोग जो है अपने डाइट है आपका और आपकी दीगर चीज़ें उसको ठीक कर ले। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, यू केम, और बड़े ये अहम ये चीज़ थी कि हम अपने मामलात जो हैं ठीक कर लें इससे पहले कि खून तो क्या कोई भी बीमारी हमें आ जकड़े। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। 2030 तक जीरो कार्बन अखराज के अहदाफ हासिल करने का मिशन है। पूरी दुनिया इस मिशन पे लगी हुई है, ऐसे में हम कैसे पीछे रहें? आगा खान हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान ने 45वें इंटरनेशनल हॉस्पिटल फेडरेशन अवार्ड्स 2022 की ग्रीन हॉस्पिटल्स कैटेगरी में चांदी का तमगा अपने नाम किया है। व्हाट एन एफर्ट। इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। IHF के ज़ेर एहतमाम ग्रीन हॉस्पिटल्स अवार्ड फराहमी 2022 की तकरीब दुबई में मुनक़िद हुई। आगा खान हेल्थ सर्विस पाकिस्तान ने अशिकागा निकन एक्सीलेंस अवार्ड कैटेगरी में चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। Winning the silver award for their project commitment to achieve net zero by 2030 is Aga Khan Health Service. आगा खान हेल्थ सर्विस पाकिस्तान ने वेस्ट मैनेजमेंट के मुअस्सर तरीके अपनाते हुए मेडिकल फजले की मिकदार और इखराज को 60% तक कंट्रोल किया। इसके साथ एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स को इंतहाई माहौल दोस्त गैसों पर मुंतकिल कर दिया गया। इस मौका पर CEO आगा खान हेल्थ सर्विस पाकिस्तान नदीम अब्बास ने कहा कि हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर 2030 तक कार्बन का सिफर इखराज यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। चलिए, हमारे शो की ये सहूलत है आपके लिए कि हम बिना टिकट आपको इधर उधर किधर घुमाते रहते हैं। आज हम आपको बलूचिस्तान की तहसील में लेके चलते हैं विंदर। यहाँ पे मिलती है ख़ास डिश। अब क्या है ये ख़ास डिश, कैसे बनाई जाती है? मैं गया वहाँ पे अपनी टीम के हमरा, 2 दिन हमने खाया। आपको भी दिखाते हैं और खिलाते हैं, देखिए। आपने आज तक होटलों में बहुत सारी डिशेस खाई होंगी। आज हम आपको लेके आए हैं विंदर, और विंदर की ये मशहूर डिश है, ये है बट, इसको ओजड़ी भी कहते हैं। बहुत सारे लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से खाते हैं। कैसे बनती है और विंदर की क्यों मशहूर है, आज आपको बताते हैं। कराची से 2.5 घंटे दूर बलूचिस्तान के जिला हब की तहसील विंदर, और विंदर की मशहूर डिश ओजड़ी, जिसकी तैयारी सुबह सवेरे ही शुरू हो जाती है। ये हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में ओजड़ी कहते हैं इसको। और रात को 2-1 बजे माल करता है, वो सुबह को यहाँ पे उस माल को बर्फ़ लगाता है। बर्फ़ के बाद जो हमारे पास पहुँचाता है, फिर हम इस माल को जो है ना अपने हिसाब से धुलाई करते हैं। धुलाई के बाद इसको फिर पानी में डालते हैं, फिर इसको उबालते हैं। एक पानी से उबाल के इसको निकालते हैं, निकाल के बाद दूसरी पानी में फिर डालते हैं इसको। धुलाई के बाद भुनाई और फिर मसाले की बारी होती है। फिर उसके ऊपर से प्याज डालते हैं, इसके बाद टमाटर, हरी मिर्च, दूसरे जो मसाले, गर्म मसाले हैं, इलायची हैं वगैरह, ये जितनी भी हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसके जो है हमारा कारीगर होता है उसको फिर बुनाई करता है। बुनाई कर करके इसकी जो है ना अच्छी तरह की इसकी जायका बना के फिर इससे उसको जो है ना हम लोग आपसे साथ भी बेचते हैं।
लोग भी इसे बड़े शौक से खाते हैं। कई यहाँ पे आते हैं, इस्लामाबाद के लोग आते हैं, एक दफ़ा उनको डिश देते हैं, अच्छे अच्छे वजीर आते हैं वो भी खाते हैं। यहाँ लोग जो न कुंड मलीर से भी आते हैं, सही ना, वो कोयटा भी जाते हैं, मगर यहाँ रुक कर यहाँ उजरी खा के फिर जाते हैं, सही ना। जितने भी बहुत लाहौर से भी लोग आते हैं उजरी खाने के लिए। बहुत से लोग आते हैं कराची से इधर आते हैं खाने के लिए, बल्कि कोयटा से इधर आते हैं खाने के लिए। बहुत मशहूर उजरी हमारा। सुबह से दोपहर और फिर शाम हो जाती है, लेकिन विंदर की ये रौनक यूं ही बरकरार रहती है। तो ये जो ज़बरदस्त डिश बनाते हैं, अलमदीन साहब हमारे साथ मौजूद। अलम साहब अलैकुम। जी हम सब कैसे हैं? खैर से? अल्लाह का शुक्र दुआ है। अच्छा, कब से बना रहे हैं ये 2000 से बना रहे हम। 2001 में शुरू किया हमने। अच्छा, अभी 2022 21 साल हो गए इसको। 21 साल हो गए इंशाल्लाह। लोग कहाँ से आते हैं खाने? बड़ी दूर से आते हैं। हमको जिधर भी जब जाता है ना ओजड़ी वाले होटल से, हमको हर कोई पसंद है। कोई तो जावे, कराची जावे। अच्छा, ओजड़ी के नाम से मशहूर है। कैसे बनाते हैं? इसमें क्या क्या मसाले डालते हैं, क्या कुछ होता है? इसमें कढ़ाई मसाला डालते हैं, मेथी डालते हैं, साबित धनिया डालते हैं और इसमें ऊपर से मलाई मारते हैं दूध की। क्या बात है जी, दूध की मलाई डालते हैं। तो अब ज़रा हमने बनाने का तो देख लिया, अब ज़रा कुछ चख के भी देख लें। चलो जी, आजा चख के देखते हैं। तो कराची से जब भी आप कुंड मलीर या गवादर जा रहे हो और बीच में आपको भूख लगे, तो आप विंदर की जो डेलिकेसी है वो ये आ गई है। और भाई बहुत शुक्रिया। ये अब मैं आपको ज़रा टेस्ट भी कर लेता हूँ। हाँ, तो विंदर की लोकल डेलिकेसी है ये। इसको यहाँ की ज़बान में ओजड़ी कहते हैं और कराची में बट कहते हैं। बहुत सारे लोग खाते हैं। तो अब मैं ज़रा देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। मज़ा आ गया। तो मैं कह रहा था कि जब भी आप कुंड मलीर जा रहे हो पिकनिक बनाने या उससे आगे जा रहे हो गवादर, रुकें और विंदर की ओजड़ी बट ज़रूर ट्राई करें। वेलकम बैक। दैट टाइम ऑफ द ईयर कि जब आप अपने करियर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने की पोजीशन में आते हैं। बहुत ही नर्वस फीलिंग्स भी होती हैं और बहुत सारे ख्वाब होते हैं, और जब वो पूरे होते हैं तो उनकी क्या ही बात होती है। इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग साल 2 इम्तहानात के नताइज। पहली पोजीशन हमाद महमूद ने हासिल की, उन्होंने 1047 नंबर लिए। और इसके अलावा दूसरी पोजीशन आयशा नजीब ने 1042 नंबर लेके हासिल किए। तो हमाद और आयशा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम। हमाद अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। एंड एज इट इज़ सेड, लेडीज़ फर्स्ट, कैसा फील कर रही हैं आयशा आप? I'm feeling very great and happy. Like जब मैं अपनी आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा खुश देख रही हूँ तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। आसपास से मुराद आपके पेरेंट्स एंड फैमिली, दे आर वेरी हैप्पी। सही, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, यकीनन मेहनत तो बहुत की होगी, लेकिन उम्मीद थी कि पोजीशन आ जाएगी? नहीं, ऐसे जैसी उम्मीद नहीं थी कि पोजीशन ही आएगी, लेकिन जो है वो आ गई है तो बहुत खुशी हो रही है। सही है। अच्छा ठीक है, हमाद आप मुझे बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत खुशी हो रही थी जब कॉल आई थी बोर्ड से, और घर वाले भी सारे बहुत खुश थे, तो ये अच्छा लग रहा था। अच्छा, वैसे अमूमन होता है ये लड़के कम पढ़ते हैं, वैसे कम पढ़ते लड़के रट्टा कम लगाते हैं। रट्टा कम लगाते हैं। तो क्या मतलब ऐसा होता था कि, वैसे मुझे बात बताएं, मैंने तो अपने भाइयों को देखा कि भाई वो तो डंडे के जोर पे ही पढ़े हैं ना, कि अम्मा ने डंडा उठा लिया तो भाई वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप अम्मा के खौफ से इतना पढ़ते हैं? ये शौक है? नहीं, पढ़ने का शौक है। अम्मी ने शुरू से पढ़ाया है, शुरू से आदत है, तो ये कि सख्ती है, अम्मी ऐसी नहीं करती, अब्बू भी नहीं, मैं खुद से ये बैठ जाता हूँ। सही। अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि हमें पता है कि भाई सोशल मीडिया का दौर है और ज़्यादातर बच्चों का टाइम सोशल मीडिया पर ही स्पेंड होता है। तो आप लोगों का क्या वो था, रूटीन क्या था? पढ़ाई कितनी देर करनी है? लेकिन ज़ाहिर आप लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते होंगे, वो किस तरह मैनेज करना है? क्या रूटीन बनाई आपने? एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ, यानी यूट्यूब वगैरह तो देखती हूँ, लेकिन पोस्ट वगैरह करना आई एम नॉट वेरी एक्टिव इन इट। बट ये है कि
मैं जैसे स्कूल डेज होते थे ना, उसमें होमवर्क वगैरह जो है वो कर लेती थी, लेकिन जो एक्चुअल जो स्टडी होती है ना वो मैं अपने वीक डेज पे जो है वो करती थी। और जो है जब टारगेट्स होते थे मेरे कि मुझे आज इतने दिन में इतना कवर करना है, और फिर मैं उस टारगेट्स के लिहाज से चलती थी कि आज हाँ बस मुझे कि जितनी भी देर लगे मुझे इतना ये टारगेट पूरा करना है। सो इस तरह से मैं कवर करती थी। अच्छा, और फिर उसके साथ साथ सोशल लाइफ भी चलती रहती थी। ओके, सोशल लाइफ की बात बताइए। अब जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो भी बड़ा हेल्प आउट करती हैं। डू यू एग्री विद? और आपका कोई इस तरह का कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई शौक? जी जी बिल्कुल, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प आउट करती हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग सब में आपको हेल्प करती हैं बिल्कुल। मैं कोई चीज़ वगैरह में था, वहाँ उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। उसके अलावा स्कूल में मैं थोड़ी बहुत स्पीचेस वगैरह की करता था असेंबली वगैरह में। और स्पोर्ट्स में ये क्रिकेट वगैरह का शौक़ था। टेबल टेनिस अभी खेलना सीख रहा हूँ, तो ये सब चलता रहता है। सही। अच्छा, अब हमने देखे कि कोचिंग सेंटर्स का बहुत ज़्यादा रुझान है, तो आप लोगों ने क्या किया? लाइक कोचिंग सेंटर्स की तरफ वाला ऑप्शन लिया या सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन लिया कि जी खुद पढ़ना है, खुद करना है? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, हम कर लेंगे भाई, और वो फिर माशाल्लाह कर भी लेते हैं। नहीं, मैंने कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था, और ये टीचर्स की गाइडेंस होती तो अच्छा रहता है, और टीचर्स की गाइडेंस से ये है कि ये सब अचीव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल था कि ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि ज़्यादा बेहतर होता है कोचिंग वाला ऑप्शन लेना। अच्छा आयशा, यही सवाल आपसे, आप बताइए। टोटली अपोजिट, आई एम सेल्फ स्टडी पर्सन। लाइक मुझ पर अगर फोर्स हो ना तो फोर्स के अंदर मैं नहीं पढ़ सकती, यानी आई एम मूडी काइंड ऑफ पर्सन। ओके, तो जब मेरा मूड होता है ना तो मैं स्ट्रेट 10 आवर्स ही पढ़ सकती हूँ, और जब मूड नहीं होता तो फिर नहीं। अच्छा, वैसे देखिए ये तमाम पेरेंट्स जो कि कभी कभी बच्चों को प्रेशराइज कर लेते हैं, और वो पेरेंट्स जो ये समझते हैं कि बच्चे अच्छा उनका जब दिल करेगा वो पढ़ लेंगे, तो भाई दोनों एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, आप ज़रा कुछ फ्यूचर प्लानिंग की बात कर लें। क्या सोचा हुआ है आगे? मैं अभी तो NIT में जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनरोल हो चुकी हूँ, और मेरा जो है फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो ओपन करने का इरादा है माशाल्लाह। और फिर जो है वो मुझे जो है फिर पैसा कमाने का इरादा? नहीं फिर मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। मुझे जो है ना असल में घूमना फिरना, टूर करना। अरे वो सब हो जाता है, डोंट वरी। जब आप मेहनत करते हैं और जब आप कमाने लगते हैं, फिर आप इनकी तरह घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपने इंटरमीडिएट में सोच भी नहीं सकता था कि मैं कराची से बाहर भी कभी जा पाऊंगा। एंड व्हाट अबाउट यू? जी मैंने CA में एडमिशन लिया है, तो इंशाल्लाह करने का इरादा है। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपने एडमिशन लिया है, तो इसका मतलब ये कि आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है। ये कहा गया होगा आपको कि आप अपनी ज़िंदगी से, सर ये कहा जाता है ना जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाते हैं, तो ये कहते हैं ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है, सब कुछ छोड़ दें, ये सोशल लाइफ खत्म कर दें। मुझे बताएं कि अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था आपका? बहुत खुश थे जब एकदम से कॉल आई थी बोर्ड की, तो उस वक्त तो अनएक्सपेक्टेड था, एकदम नेचुरल रिएक्शन, बहुत खुशी वाला था, अम्मी रो रही थी, तो सब बहुत खुश हुए थे। उसके बाद फिर कल बुलाया भी था, तो पोजीशन फिर कल बताई थी, तो सभी खुश थे बहुत। अच्छा माद यार, एक बात बताओ, इंजीनियरिंग के बाद वाई आर यू ऑप्टिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वाई नॉट इंजीनियरिंग? जी मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का था मैट्रिक से ही, लेकिन ये कि इंजीनियरिंग में ऑप्शंस आगे ज़्यादा खुले रहते हैं, तो मैं 2 साल बाद ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हूँ डिसीजन के लिए, तो मैं और टाइम दे दूँ अपने आप को, तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग। अच्छा आयशा, आपके जो बाकी बहन भाई हैं इतने ही पढ़ने वाले हैं जितनी आप पढ़ती हैं? मेरी एक ही बहन है, वो यानी वो भी मेरी तरह है, वो पढ़ती है, लेकिन जो है मुझसे जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो थोड़ा कम पढ़ती है। अच्छा, थोड़ा कम पढ़ती है, ठीक है। तो चले, मैं चाहूँगी कि इस वक्त जितने भी नौजवान हमें देख रहे हैं, पहले तो आप अपना मैसेज दे दें कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर लेते, तो क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज यही है कि आप सब जो है, आप अगर 2 आवर्स ही पढ़ रहे हैं ना, अगर आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप अचीवमेंट ले सकते हैं, यानी आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 आवर्स ही पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान इधर उधर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। क्या बात है। एंड आपका मैसेज फॉर दिस यंग बच्स? मैं ये कहूँगा कि टीचर्स की गाइडलाइन को फॉलो करें और जो भी काम करें पूरी कंसंट्रेशन से करें, तो ये के रिजल्ट्स इंशाल्लाह आएंगे। फोकस एंड कंसंट्रेशन इज द की। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया माद। बेस्ट ऑफ लक फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सॉफ्टवेयर हाउस, मिस ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।